हाँ, धन्यवाद अश्विनी जी। आपने हमें इस व्याख्यान माला में अवसर दिया है बंदा बैरागी जी के बारे में अपने विचार व्यक्त करने के लिए। और इसमें जो विषय आपने हमारे सम्मुख जो हमें दिया था वो इस पर है कि आखिर इस बलिदान का, उनके द्वारा किए गए इस कार्य का, जो 7 वर्षों का 7.5 वर्षों का जो कार्यकाल था उनका पंजाब की भूमि पर, उसका भविष्य के लिए क्या प्रभाव पड़ता है। अन्य हमारे सुधी वक्ताओं ने इससे पहले सीरीज में काफी कुछ उनके बारे में बताया है, किस तरीके से उनका जीवन चला, किस तरीके से उनका जन्म हुआ, किस प्रकार से वो एक भक्ति भावना से अभिभूत हो गए, शिकार के माध्यम से, हिरणी के शिकार के दौरान उनमें दया की भावना जागृत हुई, उसके बाद वो वैरागी हो गए। उसके बाद फिर वो देश भर में घूमते रहे, सब जगह। नांदेड़ में उन्होंने अपना स्थान स्थापित किया, और वहीं पर जब दशम गुरु जी वहां पहुंचते हैं, इतने युद्धों के बाद, सब सारा कुछ करने के बाद, और उस परिस्थिति में वहां पहुंचते हैं जहां पर की निराशाएं ही, उनको भविष्य का रास्ता नहीं दिख रहा है कि अब आगे किस तरीके से हम लोग इन मुगलों को, इन विधर्मियों को, इन शक्तियों को पराजित कर पाएंगे। तो वहां पर इनका संपर्क होता है बंदा बहादुर जी से। बंदा बहादुर नहीं कहे गए थे उस समय तक, उस समय तक वो माधव दासी थे। और उसके बाद उनसे मिलते हैं, चर्चाएं होती हैं, उनके दुख जानते हैं, उनकी तकलीफ जानते हैं, उनके कष्टों को जानते हैं, किस तरीके से सरहिंद में कि नवाब ने उनके विरुद्ध ऐसा किया। तो जिस प्रकार से भावनाओं का उद्रेक उनका उस समय हुआ था, जबकि उन्होंने देखा कि उनके तीर से घायल हो गई हिरणी ने अपना प्राण त्याग दिया, और उसके बच्चे जो हुए उन्होंने प्राण त्याग दिया, उसी तरीके से भावनाओं का उद्रेक यहाँ पर भी होता है, और वो गुरु जी के शिष्य हो जाते हैं। और मुझे तो लगता है कि जैसे कोई ईश्वरीय प्रेरणा हो, जिस व्यक्ति ने सेनाएं न देखी हो, सेनाओं में कभी काम न किया, घोड़े पर उस तरीके से न बैठा हो एक सैनिक की तरह, वो अचानक गुरु जी से मिलने के बाद 1708 में एक बड़ा सैनिक हो जाता है, कमांडर हो जाता है। गुरु जी ने उसे अपना, दशम गुरु ने अपनी तलवार दी, तीर दिए, धनुष दिया, और एक हुक्मनामा दिया कि जाकर के तुम ये कार्य करो, पंजाब में कार्य करो, सिखों के बारे में, सिखों के विस्तार के बारे में, सिख के हिंदू धर्म की रक्षा के बारे में, धर्म की रक्षा के दायित्व का निर्वहन करो। ये कार्य उनको दिया गुरु जी, और उसके बाद उनके साथियों के साथ वो वहां से निकल जाते हैं। अब आप इस बात को सोचिए कि जो व्यक्ति, जिसने की तीर तलवार के बारे में कोई युद्ध का अनुभव न हो 2008 तक, 38 साल की एज में, 1 वर्ष के अंदर वो सरहिंद के पर हमला करके सरहिंद के नवाब का सर काट करके अपने हाथ में लेता। सोचिए ये कितनी बड़ी घटना है, किस तरीके से ये घटना। ये तो मुझे एक जैसे ईश्वरीय इंटरवेंशन सा लगता है। 7 वर्षों का उनका जीवन था, सैनिक जीवन, जो 2008 से शुरू होता है, 2016 में समाप्त हो जाता है। सॉरी, 1708 से शुरू हो जाता है और 1716 में समाप्त हो जाता है। इन 8 वर्षों में उन्होंने वो सब कुछ कर डाला जिससे कि पंजाब का भविष्य एक सुनहरे भविष्य की तरफ रास्ता चल पड़ा, जो कि हम बहुत दूर आगे देखते हैं, भविष्य में देखते हैं, जब रणजीत सिंह जी का शासन आता है, जब वो सत्ताओं में आते हैं। तो उसका बीज तभी डाल दिया गया था। 7 वर्षों का कितना छोटा सा कार्यकाल, कितना छोटा सा समय। अरे इतने दिन तो हम शॉर्ट सर्विस कमीशन के तौर से सेनाओं में ही थे। तो आप सोचिए कि कितना महत् कार्य ईश्वर ने उनके द्वारा कराया, उनके हाथों से कराया। जैसे कि इस कार्य के लिए उनका जन्म हुआ, और वो एक जागरण दे करके, एक सैन्य जागरण दे करके पंजाब को उसके बाद विदा हो जाते हैं। उनके कार्यों का जो प्रभाव पड़ता है, पहली बार पंजाब को लगा, देश को लगा कि इन मुगलों के साथ मुकाबला हो सकता है, उनको पराजित किया जा सकता है, उनकी सेनाओं को हराया जा सकता है, उनके गुर्गों को, उनके नवाबों का सर काट करके टांगा जा सकता है, उनके साथ देने वाले जो राजे रजवाड़े, उनके साथ उनके चमचे, उनके गुलाम, उनका सर काटा जा सकता है, इनको दंडित किया जा सकता है। और अत्याचारियों के ऊपर बंदा बैरागी ने भीषण अत्याचार किया। जो पहले बैरागी थे कभी माधोदास जी, और अब गुरु के बंदे हो गए थे, और गुरु का ही दिया हुआ नाम था बंदा बैरागी, बंदा सिंह, बंदा बहादुर।
तो अब आप सोचिए कि एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है एक योद्धा में, और उस योद्धा ने पहला पंजाब का साम्राज्य कायम किया, पहला साम्राज्य, पहला राज्य स्थापित किया, और जिसकी राजधानी वहां पर लोहागढ़ में बनाई गई। और आप सोचिए कि खाली लाहौर छूटा था और कसूर छूटा था, उसके अलावा पूरा पूर्वी पंजाब का क्षेत्र इस राज्य के अंतर्गत शामिल था। दिल्ली के पास कोई रास्ता नहीं था, दिल्ली के राजा के पास, शासक के पास, बादशाह के पास, कि वो पंजाब से पार करके लाहौर से संपर्क कर सके। इतना सशक्त साम्राज्य उस बीच में स्थापित हो गया। अब बहादुर शाह जफर को भाग करके आना पड़ा दक्षिण में, जहां पर भी व्यस्त थे, लगे हुए थे। यहां तक कि जो राजपूत राजाओं से उनके विवाद हो गए, जिनको कि वो दंडित करने की सोच रहे बहादुर शाह, तो उनको दंड की भावना को खत्म करके उनके मन में यह आया कि भाई अब वो झगड़े को छोड़ो, राजपूतों के साथ वालों को, इससे कंप्रोमाइज करो, और चल करके जो दिल्ली के बगल में पंजाब इतना बड़ा खतरा पैदा हो गया, पहले उससे निपटो, वरना ये तो खतरा इतना बड़ा है कि बाकी और लोग भी, राजपूत वगैरह भी इनके साथ शामिल हो गए, कहीं और शक्तियां आकर के मिल गई तो मुगल साम्राज्य की रक्षा करना असंभव हो जाए। इसलिए वहां से भागा कि कितना बड़ा खतरा है, एक अचानक हमारे सर पर पैदा हो गया। तो वहां से वो भागता है, और इस बीच में बंदा बैरागी अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं, किसानों को जोड़ते चले जा रहे हैं। 5,000 घुड़सवार हुए, सैनिक हुए, उसके बाद फिर संख्या बढ़ते बढ़ते 18,000 तक पहुंची। ये आम सैनिक थे, आम किसान थे जो सैनिक बन रहे थे। अब आप इस बात को देखिए कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है आम जनता में, आम जनता का सशक्तिकरण किस तरीके से होता है, किस तरीके से शस्त्र उठाते हैं, किस तरीके से अपने हलों के फाल को गला करके तलवारें बनती, तो आम जनता अपने को बदलने लगती है किस तरीके से। ये चीजें हमने बंदा बैरागी के रूप में, सेनाएं खड़ी कैसे होती, जनसेना कैसे खड़ी, जनता का विद्रोह कैसे होता, अत्याचारियों के विरुद्ध युद्ध कैसे हो, गुरिल्ला वार कैसे हो, ये सारा कुछ सिखाने वाले बंदा बैरागी थे पहली बार इस देश को, उस क्षेत्र। तो पंजाब जो सशक्त होकर के उभरता है इसके बाद, और फिर पंजाब को दबाया जाना बहुत मुश्किल होता चला जाता है। अब आप देखिए, अब इसके बाद उनके साथ जो घेर लिया इन लोगों ने आकर के बहुत बड़ी संख्या में, मुगलों ने, मुगल सेनाओं ने, मुगल सेनाओं का मतलब मुगल सैनिक थे और भी जो उनके सहयोगी थे, और एक बड़ी सेना ने लोहागढ़ में उस इलाके में इनको घेर लिया। 8 महीने तक ये चलता है घेरा, और स्थितियां बड़ी भयानक हो जाती। अब यहाँ तक कि बच्चे हैं उसमें, उसमें औरतें हैं, उसी में ही कहीं से गद्दारी होती है। कुछ लोगों ने बताया, इतिहासकार ये कहते हैं गद्दारी हुई और प्रवेश हो गया उनका। कुछ का कहना है कि नहीं, गद्दारी तो नहीं थी, लेकिन यह है कि वो दशा देखी नहीं गई बच्चों की और स्त्रियों की, तो उसके तहत एक उन्होंने गेट खोल दिया, फाटक खोल दिया गया। तो ये है, इसको तुलना मैं करना चाहता हूँ हमारे 1948 की बात है, कश्मीर युद्ध के दौरान स्कर्दू का किला इसी तरीके से घिरा हुआ था पाकिस्तानियों और इन लोगों के जरिए से, विधर्मियों के जरिए, स्कर्दू क्षेत्र में। उसके अंदर करीब 120 हमारे सिपाही और स्थानीय गांव के लोग थे, हिंदू समाज के और सिख समाज के लोग थे उस किले के अंदर। 8 महीने तक घिरा रहा वो किला, खाने पीने की सब कुछ का अभाव हो गया। हमारे जो युद्ध कर रहे थे हमारी सेनाओं ने उसकी तरफ रुख ही नहीं किया। हमारे नेहरू जी थे, माउंटबेटन थे, स्कर्दू की तरफ इन्होंने रुख ही नहीं किया। स्कर्दू में जबकि एक हवाई पट्टी भी थी। तो वो लोग 8 महीने तक लगातार युद्ध करने के बाद अंत में सरेंडर करते हैं। तो कितनी समानता है उन दोनों में, मैं देखता हूं कि दोनों में समानता है। उसके बाद कहा गया भाई सुरक्षित इनको रखा जाएगा, लेकिन सुरक्षा कुछ नहीं होती। खाली मेजर थापा बचते हैं, उनका एक अर्दली बचता है, बाकी सबको कत्ल कर दिया जाता है। औरतों को ले जाते हैं वो अपने यहाँ पे ब्रॉथल्स वगैरह में, अपना उनको, जो औरतों के साथ पिछले जमाने में विधर्मी किया करते थे, वही वहां पर लोहागढ़ में भी हुआ।
और वही स्कर्दू में मैं देखता हूँ। ये हमारे दिमाग में तुलना आ गई कि किस तरीके से विधर्मियों ने इस देश का सर्वनाश किया, और अभी भी हम उन लोगों के लिए गुंजाइशें मनाते घूमते हैं। बहरहाल वो एक अलग इशू है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वो मजबूरियां सामने आ गई, और फिर उसके बाद उनको किस तरीके से जुलूस की शक्ल में दिल्ली ले जाया जाता है। फिर दिल्ली के अत्याचार की कथाएं, कहानियां, वो लोग मर्शक गाथा, वो हमारे अन्य वक्तागण बता चुके हैं। उसको यहाँ पर रिपीट करने से मुझे नहीं लगता कि उससे मैं कोई चीज ऐड ऑन करूंगा इसमें। उसके पश्चात हम ये देखते हैं कि एक पंजाब का एक पूरा क्षेत्र अराजकता का शिकार हो जाता है, लीडरलेस, जहाँ सैनिक हैं, सेनाएं हैं, योद्धा हैं, छोटे छोटे समूह हैं, गुरिल्ला योद्धा हैं, गुरिल्ला ग्रुप हैं, लेकिन कोई नेतृत्व नहीं रह जाता। और ये समय लगता है करीब 15 से 20 वर्षों तक। और उसी बीच में हमेशा अब्दाली के हमले शुरू हो जाते हैं। उसने 9 हमले किए थे पंजाब के क्षेत्र में। बेसिकली लुटेरा था, वो लूटपाट करने के लिए आया करता। तो उस लुटेरे के साथ युद्ध की स्थितियां बनने लगी पंजाब के इन लोगों की, इन समूहों की। और ये समूह छोटी मिस्ल कहते हैं उसको। मिस्ल में छोटे समूह, छोटे ग्रुप, योद्धा ग्रुप, जिसमें एक समान ग्रुप, तो उसमें कन्वर्ट होने लगे अपने अपने क्षेत्रों के हिसाब से। तो ये सैनिक युद्ध करने लगे, उनसे जूझने लगे, गुरिल्ला वार, गुरिल्ला युद्धों के तरीके से। इनकी रणनीतियां इवॉल्व हो रही थी, बदल रही थी, किस तरीके से इनको हमें डिफीट करना। तो 12 मिसलें अपने आप एक जन रेजिस्टेंस के तौर से जनता विद्रोह करके, क्योंकि अब शिक्षा तो मिल गई थी उनको, ज्ञान तो युद्ध का मिल चुका था। बंदा बैरागी ने इतना ज्ञान दे दिया सबको कि कैसे युद्ध करना है, कैसे इनको डिफीट करना। तो उसके बाद फिर जो है ये मिसलें युद्ध करती, लड़ती ही इससे अब्दाली की सेनाओं से। अब्दाली जब लूट का माल ले करके औरतों को और बच्चों को गुलाम बना करके बैलगाड़ियों में लाद करके 200 500 बैलगाड़ियों में निकलता है वापस, तब ये हमले करते हैं सिख और लूटते हैं उनका माल, आजाद कराते हैं औरतों को, बच्चों को, बहुत बड़ी संख्या में। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये यहाँ पर हमारी मिसलें बहुत गजब का काम करती हैं। जो उसका एडवांटेज है, जो प्रॉफिट है, लूट का प्रॉफिट, उसको आधा तिहाई लेकर के जा पाता है बड़ी मुश्किल से। ये इसकी जितनी भी लूट हुई 1761 के पानीपत की युद्ध के बाद, उसके बाद भी लूट का माल लेकर के पूरा हो जा नहीं पाया वापस। इसी तरीके से 1739 में जब नादिर शाह ने लूटा था दिल्ली को, और उसमें 30 करोड़ का खजाना था उस पर, बैलगाड़ियों, हाथियों पर और घोड़ों पर, जिस भी तरीके से वो लेकर के जा रहा। और उसने हजारों औरतों को, हजारों गुलामों को, लोगों को गुलाम बना रखा था, उनको लेकर के जा रहा। 30 करोड़ का खजाना उसका, नादिर शाह का एक अच्छा खासा हिस्सा, 2-4-5 ही करोड़ लेकर के वो वापस जा सका, बाकी सारा कुछ लुट गया। जितने भी उसने औरतों को गुलाम बना करके ले जाने का प्रयास कर रहा था, वो सब की सब आजाद करा ली। तो ये जो मिस्ल डेवलप हुई, रेजिस्टेंस डेवलप हो गया इस पूरे पंजाब के क्षेत्र में। ये चीजें नहीं कम लिखी गई हैं, इसकी तरफ जो है कम कम प्रचार प्रसार हुआ, बल्कि वो चूंकि वामपंथी इतिहासकारों को ये दिखाना था कि तुम लोग हमेशा हारते रहे हो, तुम लोग हमेशा कायर रहे हो, भागते रहे हो, और तुम्हारी कोई उपलब्धियां नहीं, इसलिए उन्होंने इन कथाओं को दबा दिया, इन कथाओं को सामने नहीं आने दिया। और वो रेजिस्टेंस सिख हिंदू, मतलब सिख और हिंदू में कोई फर्क नहीं था। अब फर्क लोग कर रहे हैं, दुनिया भर के इतिहासकार जो बैठे हुए हैं, वामपंथी और सब जो रिलीजियस लाइन चलने वाले, वरना उस समय ये सारी परंपराएं हिंदू ही परंपराएं थी, हिंदू योद्धाओं की परंपराएं। गुरु जी के गुरु ग्रंथ में ये सब सारी चीजें आई हुई, प्रकट होती, उनके कविताओं में, उनके गीतों में, उनके दोहों में ये सब चीजें प्रकट होती। तो हम लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से पंजाब में रेजिस्टेंस, इस मिसलों का रेजिस्टेंस पैदा होना शुरू होता है, बढ़ना शुरू होता है। अब पंजाब, अब विधर्मियों के लिए, जो विधर्मियों की संख्या देखिए बहुत बड़ी, जिस तरीके से इतने वर्षों से आबाद धर्मांतरण वहां पंजाब में, लाहौर और के क्षेत्र में उस तरफ होता गया, उसमें हमने ये देखा है कि बहुत बड़ी संख्या में कन्वर्टेड समाज वहां पर हो गया था। तो कुल सिखों की संख्या अगर उस समय का आकलन किया है, जिस तरीके से रेजिस्टेंस चल रहा था, मैं समझता हूं कि 1 लाख के आसपास ही रही हो, जहां पर कि 1.5 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख की सेनाएं, वहां पर कुल सिखों की संख्या, जो सिख योद्धाओं की संख्या, सब अगर हम जोड़ लें तो 1 लाख के आसपास वो मुकाबला कर रहे हैं, इतनी कम संख्या के साथ।
उन विधर्मियों के साथ जो कि अपने यहाँ से कन्वर्टेड हो गए हैं, और कुछ उनका भी अफगानी भी सैनिक उनके साथ लगे। तो इन परिस्थितियों में, इन विषम परिस्थितियों में रेजिस्टेंस चल रहा है, युद्ध चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, और पंजाब का जागरण हो गया है। और जागरण करने वाले ये हमारे गुरु बंदा बहादुर जी। तो अब आप देखिए इस तरीके से, फिर इन्हीं मिसलों से चलते हुए, मिसलों के ही प्रतिरोध से चलते हुए, मिसलों में खैर जैसा होता है अपने देश में, मिसलें आपस में भी लड़ने लगी, आपस में भी संघर्ष में चालू हो गया, वर्चस्व की जंग शुरू हो गई। तो इसके दौरान हम ये देखते हैं कि वो मिसल थी जिसमें कि रणजीत सिंह साहब निकलते हैं, सुकर चकिया नाम उसका है, सुकर चकिया मिसल, वो सबसे समर्थ शक्तिशाली मिसल के रूप में सामने आती दिखती है। और मैं समझता हूँ कि 1792 की बात है ये। 1792 में उनके पिताजी जो सुकर चकिया मिस्र के सरदार थे, उनकी डेथ हो जाती, फिर वो सुकर चकिया इसके मिस्र के वो सरदार बन जाते। और फिर 5-6 वर्षों के अंदर ही वो लाहौर के ऊपर ये मिस्र कब्जा कर लेती है। रणजीत सिंह जी का शासन 1799 से वर्ष में लाहौर पर हो जाता है। लाहौर में वो प्रवेश करते हैं, लाहौर अपनी राजधानी बनाते हैं। और 1801 में जब वो लाहौर को बनाते हैं अपनी कैपिटल, और उसके बाद वहां उनका अपने को महाराजा घोषित करते हैं पंजाब का, तब वहां पर जाकर के ये हमारे गुरु बंदा सिंह बहादुर जी का लक्ष्य पूरा होता है। तब हम समझ पाते हैं कि कितने बड़े लक्ष्य का संधान उन्होंने किया था अपने इस 7 वर्षों के छोटे से युद्ध काल में, छोटे छोटे संघर्ष के काल में। उन्होंने कितना बड़ा काम करा। इस चीज को हमारे इतिहासकार उस तरीके से प्रदर्शित नहीं करते जो सही वैल्यू इतिहास में उनको मिलना चाहिए, जो सही स्थान मिलना चाहिए, वो अभी भी मिलना आवश्यक है। युद्ध नीति के बारे में, संघर्ष के बारे में, रेजिस्टेंस डेवलप करने के बारे में किस तरीके से जो है कोई योद्धा खड़ा होता है, जो कि योद्धा है ही नहीं, जो एक पुजारी है, जो कि भक्त है, जो कि भगवान विष्णु का भक्त है, भगवान शिव का भक्त, वो गुरु जी का तीर और तलवार लेकर के आता है और योद्धा बन जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कितना जबरदस्त है, इसे सामने लाया जाना चाहिए हमारे देश में, एक एक बच्चे के साथ इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन ये चीजें पढ़ाई नहीं जा रही हैं। हम आज चर्चा कर रहे थे, बातें सामने आ रही हैं। हमें वो पढ़ाया गया जो कि हमें डिग्रेड करता है, हमें गिराता है, हमें गुलाम बनाता है, और हमें विभाजित करता है, और हमें देखता है कि दिखाता है कि भाई भारत कोई देश नहीं था, भारत एक विभाजित क्षेत्र था। जैसा कि हमारे एक स्वनाम धन्य नेता, खानदानी नेता ने ये बात कही भी, एक भारत तो एसोसिएशन ऑफ कंट्रीज, इस इस तरीके के लोग हैं अपने देश में जो इस प्रकार की बातें करने लगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा उदाहरण, एग्जाम्पल हमारे सामने है कि किस तरीके से एक राज्य बनता है, राज्य खड़ा होता है, और उसमें किस तरीके से अहमद शाह अब्दाली के 9 हमलों को उसका महत्व समाप्त कर दिया था। उसका जो कहा जाए लूट का माल वो लेकर के जा नहीं पाते, भयभीत रहता, उसके सैनिक भयभीत है कि वापस कैसे जाए। नादिर शाह, जिसके बारे में हम लोग दुनिया भर की बातें कहते हैं कि दिल्ली को उतना कितना सफल उसने, उसका लूट की कितनी सफल थी, ये बातें कही जाती, लेकिन हम लोग ये नहीं कहते कि लूट का कितना माल ले जा पाया। इसी तरीके सोमनाथ के बारे में भी कहा गया है कि साहब बहुत कुछ लूटा, ठीक है, उसमें 1.5 लाख हिंदुओं का बलिदान हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर लोग मारे गए, ऐसे भी लोग भी मारे गए जो जिन्होंने कभी युद्ध नहीं किया, आम नागरिक, पुजारी, जो कुछ हथियार था लेके खड़े हो गए थे। तो अब वहां पर भी लूट का माल लेकर के जा नहीं पाया। उसको कहीं अभी भी अगर कोई किसी मशीन से खोजे तो बहुत जगहों पर उसने अपना खजाना जमीन में गाड़ दिया नादिर शाह ने, कि फिर कभी आएंगे, कभी बाद में देखा जाएगा, इसको ले जाएंगे। तो बहुत बड़े पैमाने से खजाना जमीनों में गड़ा हुआ है सिंध वगैरह के इलाकों से, जो नया रास्ता लेकर के वापस गया था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस कितना जबरदस्त हुआ, और किस तरीके से पंजाब को जिंदा करने में, खड़ा करने में इनका कितना बड़ा योगदान था। आप सोचिए, भारत में पहले भी ये परंपरा रही होगी, और लेकिन ये बंदा बहादुर जी ने ये अत्याचार का जवाब अत्याचार, संघर्ष, उसी तरीके से हम तुमको जवाब देंगे, ये कार्य किया उन्होंने।
और किसी भी प्रकार की दया का प्रदर्शन नहीं किया। अगर हमें विधर्मियों का नाश करना है तो नाश कर, समाप्त करना है समाप्त कर। अत्याचार की भाषा विधर्मी भूल गए थे। अब यह है कि ईश्वर ने उनको समय बहुत कम दिया, 7 ही वर्ष का समय दिया, 7 साढ़े 7 वर्ष का ही समय दिया। मेरे ख्याल से अगर समय और रहा होता तो हो सकता है, क्योंकि विजय पताका काफी दूर दूर तक फैली होती, पंजाब के पूरे इलाके में, हो सकता है कि और भी क्षेत्रों में फैली होती। जो सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सामने आती है जब हम रणनीतिक दृष्टि से सोचते हैं, अब आप देखिए पंजाब के उत्तर में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में वहां उस समय राजपूत क्षत्रिय राजाओं का शासन। तो जो क्षत्रिय राजा थे उस क्षेत्र के, रणनीतिक दृष्टिकोण से उनकी सोच, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। उनको चाहिए था कि बंदा बैरागी को शेल्टर देते, शरण देते, पहाड़ों में जो कुछ उनको सहयोग कर सकते सहयोग कर, क्योंकि अपने धर्म के, अपने समाज के। लेकिन वो होस्टाइल रहे, वो शत्रुवत रहे, दशम गुरु के साथ भी शत्रुवत रहे, उनके साथ उनके युद्ध भी हुए। तो ये अब आप सोचिए, पंजाब के उस माहौल में, मैदान के इलाके में सेनाएं युद्ध कर रही, अहमद शाह अब्दाली के साथ, नादिर शाह के साथ, उनके काफिलों को लूट रही, और साथ ही आप पहाड़ों पर बैठे हुए, ऊपर से आप इनके प्रति होस्टाइल दृष्टिकोण अपनाए हुए। यह मुझे बड़ा आश्चर्य करता है कि आखिर इस प्रकार की सहमति क्यों नहीं हो सकी कि भाई हम लोग एक ही धर्म के, एक ही समाज के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग थे वो राजा लोग, तो क्यों नहीं आकर के इनके साथ खड़े। दूसरा, राजपूतानी के लोगों की बात मैं करता हूँ। आप देख रहे हैं पंजाब में एक योद्धा किस तरीके से संघर्ष कर रहा है, किस तरीके से लगा हुआ है, और आप लोग बहादुर शाह से, फर्रुख सियर से समझौता कर रहे हैं। वह ठीक है, हम आपके रास्ते में नहीं पड़ेंगे, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वो आपको समझौता करके, आपकी हैसियत को स्वीकार करके, सिर्फ टैक्टिकली वो इसलिए स्वीकार कर रहा है कि अब आप, अगर आप सक्रिय होकर के अगर आपने हमको रेजिस्टेंस करना शुरू कर दिया तो पंजाब तो चला ही जाए। तो पंजाब के विधर्मियों से मुक्त हो जाने में राजस्थान के राजपूतों को लाभ नहीं था क्या? ये मुझे कई बातें आश्चर्यचकित करती हैं कि आखिर उस समय इन लोगों की सोच, इन लोगों की थिंकिंग, जो इस क्षेत्र में थे, प्रभावशाली थे अन्य क्षेत्रों में भी, उनका इंटरेस्ट इसमें क्यों नहीं था कि दिल्ली को, भारत को, उत्तर भारत को पूर्ण रूप से इन विधर्मियों से मुक्त कर दिया जाए, जिसके पीड़ित वो स्वयं थे, जिसके विरुद्ध उनका लगातार युद्ध चल रहा। तो अब बंदा बहादुर जी उन एडवर्स परिस्थितियों में लड़े जब उनके साथ राजपूत नहीं है, उनके साथ जाट नहीं है, उत्तरी क्षेत्र में उनके विरुद्ध माहौल है, उनका शेल्टर, उनका सहयोग उनको नहीं मिल रहा, और सिख पहाड़ों पे छिप रहे हैं। अगर उनको शेल्टर मिला होता तो उनको बहुत जबरदस्त प्रोटेक्शन मिलती। फिर मुझे नहीं लगता कि इनके काफिले निकल पाए होते। अगर वो भी इसमें शामिल हो गए होते तो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के राजा लोग, उनके सैनिक भी, उनकी सेनाएं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक रणनीतिक कमी हमें दिखती है अपने देश में, इन विधर्मियों के साथ, आक्रांताओं के साथ संघर्ष करने में, उस युद्ध करने। हम ये भी देखते हैं इतिहास के दौर में कि ये क्षेत्र सुरक्षित कब था। गुप्त साम्राज्य के काल में जितने भी लोग आए, जितने भी आक्रमण हुए, सब पराजित हुए। हम ये देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य, चाणक्य और चंद्रगुप्त के शासनिक काल, अफगानिस्तान, काबुल, जिसे हम काबुल अफगानिस्तान कहते हैं, वो हमारा राज्य था, और हमारा एक उसकी तरफ पश्चिम की दिशा में हमारा एक मुख्य द्वार था, और हमारा ही क्षेत्र था। वो सब बाद में बौद्ध बने, लेकिन वो हिंदूशाही और बौद्धशाही का ही पूरा इलाका था, प्रोटेक्टेड था, बचा हुआ था। पहाड़ों में हमारे हमारे लोग थे, हिंदू समाज के लोग वहां पर रहते थे, शासन करते थे, सारी आबादी वहां हिंदू थी। लेकिन इन विधर्मियों के सामने हम लोग सरेंडर करते चले गए, यहाँ तक कि पंजाब तक रेजिस्टेंस की स्थितियां 200-300 वर्षों में, 400 वर्षों में नहीं बढ़ी, और पंजाब के बड़े पैमाने पर उन लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। तो हम ये देखते हैं कि उन लेसन्स में जो कि साम्राज्य थे हमारे बड़े, उन्होंने जो हमारे लिए नियम बनाए, जो व्यवस्थाएं दी थी, उनको बाद के हमारे शासकों ने, राजाओं ने उसको इग्नोर किया, उसकी तरफ ध्यान नहीं, और खंडित छोटे छोटे राज्यों के साथ आपस में लड़ते भिड़ते उन विधर्मियों के गुलाम होते चले गए। तो एक बहुत बड़ी शिक्षाएं हमको मिलती है हमारे इतिहास से, अगर हम इतिहास से लेसन्स लेना चाहें तो। अगर इतिहास हमें सही तरीके से हमारे विद्यार्थियों को, हमारे बच्चों को कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाए तो, और ऐसा किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा। हमारे इतिहास के चरित्र हैं, उनकी गलतियों से भी हमको शिक्षा लेनी है, उनकी बहादुरी से भी शिक्षा लेनी है। ये कार्य हमें करना है। तो मुझे लगता है कि इस विषय पर
जो बात मैंने कही है अश्विनी जी, और अगर समय अभी और हो तो इसको आगे बात की जा सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से पर्याप्त इसमें कहा जा चुका है। अगर कुछ समय और होता, मान लीजिए 2 या 3 वर्षों का, ये फर्रुखसियर उसके बाद मारा जाता है, अली वो सैयद ब्रदर्स उसका वध हो जाता है, फिर हमारा ये मुगल साम्राज्य पूरी तरीके से पड़ जाता है कि एक डोल ड्रम में, कि जैसे कि अब तक की स्थितियां बन जाती। अगर ईश्वर ने 2-3 वर्षों का समय और दिया होता किसी तरीके से बंदा बहादुर को, तो शायद वो इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा हिंदू साम्राज्य स्थापित करने की क्षमता वो प्रदर्शित करते, दिल्ली तक उनका शासन होता, दिल्ली तक वो आ जाते। लेकिन अब ईश्वर अपने तरीके से भाग्य लिखता है, उसके बारे में हम लोगों का दखल नहीं, क्योंकि बाद में इस मुगल साम्राज्य का तो सर्वनाश हो गया, कुछ बचा ही नहीं इनके पास। तो ये हम देखते हैं, मराठों का शासन आ गया, मराठों का वर्चस्व हो गया। अब आप देखें कि 6 स्वर्णिम पृष्ठों में सावरकर जी ने लिखा भी कि जब रघुनाथ राव अटक पर कब्जा करते हैं, 1758 की बात है, इसी मध्य में ही, आप सोचिए, इसी मध्य में ही, इसी दौरान ही, इतिहास की जिस कालखंड की मैं बात कर रहा हूँ, इसी मध्य ही जो है, अभी तक रणजीत सिंह का शासन नहीं आया था, मिसलें थी इस क्षेत्र में संघर्ष कर रही, तो उसमें वो पहुंचते हैं अटक तक, लाहौर से आगे निकल करके अटक तक कब्जा करते हैं। सावरकर जी ने लिखा है कि बहुत समय के बाद हमारे घोड़ों ने सिंधु के जल में स्नान किया। मतलब बड़ी इमोशनल बात उन्होंने कही है उसमें, स्वर्णिम पृष्ठ में। तो हम वहां तक, अटक से कटक तक का साम्राज्य मराठों का हो गया था उस समय काल में। बाद में ठीक है, वो विखंडन हुआ, फिर चीजें बिखर करके वापस आ गई, और विधर्मियों के सामने हम लोग पूरी तरीके से, पूरा देश एक होकर के संघर्ष नहीं कर सका, वो चीजें हैं। लेकिन हम, अगर थोड़ा सा विजडम होता तो हम लोग ये कार्य कर सकते। तो ये अश्विनी जी, जो मैं सोचता हूँ कि इस संबंध में हमें ये लेसन्स मिलते हैं, हमें अपने इस महापुरुषों से, हमारे इन योद्धाओं से लेसन्स लेना चाहिए और शिक्षाएं लेनी चाहिए। विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में चर्चाएं हों और हमें पढ़ाया जाए, ये मैं सोचता हूँ जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयास तो इसी तरह का है, ऐसे संवादों के माध्यम से जन जागरण हो, चेतना आए लोगों में, और जब समाज में चेतना आती है तो शासकों को और लोगों को, नीति बनाने वाले लोगों को, वो नीतियां सम्मिलित करनी पड़ती है जो जनता चाहती है या जैसा जनमानस चाहता है। तो अब ठीक समय बात की है। अपनी मर्यादा है, बातें तो बहुत कुछ होने वाली है इस विषय में। कल प्रोफेसर रविंद्र सिंह जी का व्याख्यान है, दिल्ली विश्वविद्यालय के पंजाबी विभाग डिपार्टमेंट के वो प्रोफेसर हैं और काफी अच्छे जी स्कॉलर हैं। और उसके बाद जी जो है डॉक्टर मंदाकिनी शर्मा जी का उद्बोधन होने वाला है उस परसों। तो ये एक श्रृंखला है, जी एक प्रयास है। देखिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अच्छा, कैप्टन बहुत आदित्य विक्रम सिंह जी। आपका मार्गदर्शन हमें सतत मिलता रहे, इसी आशा के साथ हम आज का व्याख्यान पूर्ण करते हैं। धन्यवाद, नमस्ते। बहुत